इस वीडियो में हम राजस्थान के राज्यों द्वारा ब्रिटिश सरकार या यूं कहें उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ जो संधियां हुई, उन संधियों के पीछे कौन से कारक थे, कौन सी परिस्थितियां थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब मुगलों का अंतिम योग्य शासक था। उसके बाद में जो भी शासक बने वो विलासी प्रवृत्ति के थे, उनमें वो सैन्य कुशलता, वो राजनीतिक नेतृत्व, वो कूटनीतिज्ञ कौशल नहीं था। इस वजह से एक केंद्रीय सत्ता का संपूर्ण देश में अभाव हो गया, जो कि पूर्ण देश को बांध सके, नीति नियमों का पालन करवा सके। तो इस प्रकार से केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर राजस्थान के राज्यों में भी आपसी ग्रह कलह बढ़ गया, यानी रियासतों का आपसी संघर्ष बढ़ गया। एक राज्य का प्रमुख दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार करने के लिए उतावला हो गया। ऐसी अराजकतापूर्ण स्थिति में संदेह, अविश्वास बढ़ते गए, नैतिकता का पतन हर कहीं देखने को मिला। न केवल एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति षड्यंत्रों में संलग्न था, बल्कि इसके साथ साथ राज्य और भूमि प्राप्ति के लिए पिता पुत्र के साथ और पुत्र पिता के साथ षड्यंत्र में संलग्न थे। राज परिवार की स्त्रियां भी इन षड्यंत्रों से ज्यादा दूर नहीं थी। वे भी अपने सगे संबंधियों को जहर देने या उनको दूसरे तरीकों से समाप्त करने में सहयोग दिया करती थी। तो ऐसी परिस्थितियां देश में यानी राजस्थान में बन चुकी थी, जिसकी वजह से बाद में मजबूर होकर के, लाचार होकर के यहाँ के शासक ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चले गए, ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां करने के लिए मजबूर हुए। हम उन परिस्थितियों की एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के राज्यों ने ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां की। नंबर एक, पहली जो परिस्थिति थी, जो व्यवस्था थी, वो ये थी कि रियासतों के आपसी संघर्ष और मराठा हस्तक्षेप। रियासतों के आपसी हस्तक्षेप हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। इस वजह से एक राजा दूसरे राज्य की भूमि के ऊपर अधिकार करने के लिए उतावला होता जा रहा था। हम देखें कि किस प्रकार से जोधपुर का शासक अभय सिंह बीकानेर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। सवाई जयसिंह ने तो बूंदी पर अप्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित ही कर लिया था। तो इस प्रकार से इस आपसी क्षेत्र की महत्वाकांक्षा ने यहां पर मराठों को आमंत्रित कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखें कि शासकों ने अपने पारस्परिक संघर्षों का सफलतापूर्वक संचालन करने, उनका मुकाबला करने और सामंतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक टॉपिक और है। हमने देखा कि पहले यानी मुगल आधिपत्य के दौरान सामंत हमेशा शासक के नियंत्रण में रहा करते थे, और उसके बाद में जब मुगल आधिपत्य लगभग एक खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका था, तब सामंत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। राजाओं को भी इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ने लग गई अपने पड़ोसी क्षेत्रों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए। अतः सामंत ज़्यादा प्रभावी हो गए तो वो राजाओं की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। अतः इन सामंतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, अपने पारस्परिक संघर्षों का संचालन करने के लिए और अपने निरंकुश अधिकारों को बनाए रखने के लिए अपने प्रदेश में यानी राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था
कि किस प्रकार से बूंदी के साथ बूंदी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सवाई जय सिंह ने वहाँ के शासक बुद्ध सिंह को हटा दिया बूंदी राजगद्दी से और दलेल सिंह को शासक बना दिया। बाद में बुद्ध सिंह की जो कछवाई रानी थी, सवाई जय सिंह की जो सौतेली बहन थी, उसने होलकर को आमंत्रित किया धन दे करके। तो इस प्रकार से बूंदी राज्य में प्रथम बार मराठों का प्रवेश हो गया, यानी प्रथम रियासत थी, प्रथम राज्य था जहाँ पर मराठों का प्रवेश हुआ, वो कौन सी थी? बूंदी थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद में जो उत्तराधिकारी बना ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में एक लंबा उत्तराधिकार संघर्ष चला और इन दोनों के संघर्ष में कभी मराठों ने एक पक्ष में तो कभी दूसरे के पक्ष में और कभी तो दोनों के पक्ष में अपनी सेनाओं के साथ भागीदारी निभाई। इसी प्रकार अब जोधपुर राज्य की बात करें तो जोधपुर में भी जो बख्त सिंह और अभय सिंह के बीच में लंबा संघर्ष चला, उसके बाद में उनके पुत्रों राम सिंह और विजय सिंह के बीच में एक लंबा संघर्ष चला और इनमें भी दोनों तरफ से ही मराठों ने भागीदारी निभाई। मराठों का एकमात्र जो मकसद था यहाँ से कि ज़्यादा धन जो देगा वे उन्हीं का साथ देंगे, यानी उनका जो मुख्य मकसद था वो था धन प्राप्ति। तो इस प्रकार से रियासतों के आपसी संघर्ष ने मराठों को यहाँ पर आमंत्रित किया, यहाँ पर लूट मार के लिए आमंत्रित किया गया। दूसरा जो बिंदु है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो थी आर्थिक दुर्दशा। यानी हमने देखा कि रियासतों के आपसी संघर्ष की वजह से मजबूर होकर के, राज्यों के आपसी संघर्ष से मजबूर होकर के यहाँ के राजाओं ने मराठों को आमंत्रित किया। मराठों ने अलग अलग करों के नाम से यहाँ पर भारी धन वसूल किया और उनकी धन की मांग ऐसी थी कि वो कभी पूर्ण ही नहीं होती थी। उन मराठों ने यहाँ पर धन वसूली के लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए। क्योंकि अधिकारियों से भी धन वसूली नहीं हो पाती थी, अतः समय समय पर उन्होंने क्या किया, वार्षिक सैनिक अभियान किए। क्योंकि राजा थे वो वार्षिक खराज यानी जो टैक्स था वो देते नहीं थे, उस धन की प्राप्ति के लिए उनको अभियान करना पड़ता और अभियान की वजह से यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। और एक प्रकार से ये कहें कि यहाँ व्यापार वाणिज्य तो पहले ही सीमित था, कृषि व्यवस्था भी ज़्यादा कुछ विशेष उन्नत नहीं थी और दूसरे इन मराठों की लूट मार की वजह से जो कि यहाँ के शासक लोग रोक नहीं पा रहे थे, इन परिस्थितियों की वजह से बाद में इन राजपूत शासकों को अंग्रेजों के आधिपत्य में जाना पड़ा। उसके बाद एक और बिंदु है जिसकी वजह से यहाँ के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की, वो ये था कि यहाँ के शासकों और सामंतों के संबंधों में बदलाव आना। हमने देखा कि सामंत बड़े प्रभावी हुआ करते थे। सामंतों की जो परामर्श था, उन परामर्शों को प्राय मानना पड़ता था शासकों को, परंतु जैसे ही देश में मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ और यहाँ के राजपूत राजाओं ने उनके साथ संधियाँ की, उसके बाद में वे सामंतों के प्रभाव से, दबाव से मुक्त हो गए। क्योंकि जब भी कोई सामंत उपद्रव करता तो वो मुगलों की सैन्य सहायता से आसानी से दबा लिया जाता था। परंतु जब मुगल सत्ता का लगभग विनाश हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गई थी वह, तब क्या हुआ, सामंतों को एक बार अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। क्योंकि इस समय राजाओं के आपसी संघर्ष की वजह से सामंतों के सहयोग की जरूरत पड़ी और सामंतों ने उसका गलत फायदा उठाया। इसकी वजह से क्या हुए, सामंत ज़्यादा प्रभावी हो गए, क्योंकि अब स्थितियाँ बदल चुकी थी। क्योंकि अब मराठे बाड़ेत सैनिकों के रूप में उपलब्ध थे, चाहे वो शासक उनको आमंत्रित करे, चाहे वो सामंत आमंत्रित करे। क्योंकि मराठों को सिर्फ धन की जरूरत थी और वह धन चाहे कोई भी दे। अतः यहाँ के सामंतों ने भी अपने शासकों के खिलाफ मराठों का सैन्य सहयोग प्राप्त किया। जैसे अपन देखें कि जो जोधपुर के शासक थे भीम सिंह, उनके विरुद्ध पोकरण के सामंत सवाई सिंह ने मराठा सरदार लकवा दादा को आमंत्रित किया। 1794 ईस्वी की घटना है। इसी प्रकार यानी ये जोधपुर राज्य का घटना हो गई कि पोकरण के सामंत ने अपने ही शासक के खिलाफ मराठा सेना नायक सरदार लकवा दादा को आमंत्रित किया।
दूसरी ओर जयपुर में भी जयपुर के शासक के विरुद्ध शेखावत सरदारों ने उस समय जो मराठा सेनानायक थे जार टाम्स को आमंत्रित किया। जार टाम्स ने न केवल जयपुर के शासक को पराजित किया बल्कि जयपुर के शासक की मदद करने वाले बीकानेर के शासक सूरज सिंह को भी पराजित करके उनसे 2 लाख रुपए की वसूली की। तो इस प्रकार से इन सामंतों द्वारा अपने ही शासकों के खिलाफ मराठों का सहयोग प्राप्त किया। उसके बाद में सामंतों का आपसी संघर्ष भी बढ़ गया। राज दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, जैसे जयपुर में राजावत और नाथावत जो सामंत थे उनके बीच में एक लंबा संघर्ष चला आधिपत्य के लिए, वर्चस्व के लिए। इसी प्रकार मेवाड़ राज्य में जो चुंडावत और सक्तावत सरदार थे, सामंत थे, उनके बीच में भी एक लंबा संघर्ष चला। मेवाड़ में तो चुंडावत सरदारों ने सक्तावतों के समर्थक सोमचंद गांधी की हत्या भी कर दी और चित्तौड़ के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। तब मजबूर होकर के मेवाड़ राणा भीम सिंह ने महादजी सिंधिया को आमंत्रित किया। महादजी सिंधिया ने चंडावतों को तो निकाल तो दिया, परंतु अब महादजी सिंधिया का नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार से मराठों ने एक बार के लिए कोई समस्या सुलझाई, लेकिन उसके बदले में बहुत बड़ी धनराशि की मांग रख दी। जब वो धनराशि नहीं दे पाते थे तब उन्होंने सामंतों से रुपए वसूल करने की परमिशन दे दी शासकों ने। यानी इस प्रकार की परमिशन जैसे मेवाड़ के शासकों ने भी, यानी मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने चुंडावतों से 64 लाख रुपए वसूल करने की अनुमति दे दी थी सिंधिया को। इसी प्रकार जयपुर के शासक ने भी अपने सामंतों से रुपए वसूल करने की मराठों को अनुमति दी थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्थितियाँ बड़ी घातक होती जा रही थी, बड़ी विनाशकारी साबित हो रही थी यहाँ के आम लोगों को भी, के लिए भी। उसके बाद में जब मराठों को धन नहीं मिलता तो वो क्या करते थे कि जागीर ले लिया करते थे। अब एक बार जागीर ले लेते थे, बाद में वापस नहीं लौटाते थे। जैसे अपन देखें कि 1769 ईस्वी में मेवाड़ के राणा ने इनको नीमच, जावद, मोरवण का इलाका दे दिया, लेकिन बाद में मराठों ने उस इलाके को लौटाया नहीं। वो उनको परंपरा यानी स्थायी रूप से अपने आधिपत्य में रखने लगे। तो इससे क्या हुआ, संपूर्ण राज्य मराठों की लूटमार से कराहने लगा। इसके साथ साथ यानी आम जनता भी त्रस्त थी। सामंत और शासक भी आपस में एक दूसरे से अविश्वास और संदेहपूर्ण और षड्यंत्रकारी वातावरण में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। मराठों से संपूर्ण प्रांत त्रस्त हो गया था। तब मजबूर होकर के यहाँ के शासकों ने अंग्रेजी आधिपत्य में जाना स्वीकार कर लिया। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के राजा ब्रिटिश आधिपत्य में जाने के लिए विवश हुए। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम राजपूत राज्यों के साथ हुई संधियों के बारे में।